में उसे लेकर मैं पुनः एक बार इस वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। मैं राकेश आर सिंह आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ लगातार बीपीएससी 67 इंटरव्यू की तैयारी को लेकर, और मैं अपने एक्सपीरियंस को जो मैंने सैकड़ों छात्रों के इंटरव्यू लेने के दौरान जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। जो छात्र इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं बीपीएससी 67 की, उन्हें निश्चित रूप से इनसे लाभ हो रहा होगा और आगे भी लाभ होगा। अभी इंटरव्यू चल रही है, जिनकी इंटरव्यू हो चुकी है उम्मीद है उनकी अच्छी इंटरव्यू गई होगी, जिनकी बची हुई है उन्हें ये वीडियो ये काम देगा। और अभी तक जो इंटरव्यू में सवाल पूछे गए हैं मैं उनकी भी चर्चा करूंगा, जो सवाल लगातार पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं जो फर्स्ट पेज में चर्चा कर रहा हूं कि इंटरव्यू में जो सवाल भी पूछे जा रहे हैं, इंटरव्यू में ज़्यादातर कॉमन सवाल ही पूछे जा रहे हैं और आपके ऑप्शनल्स पे सब्जेक्ट से जुड़े हुए सवाल, आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए सवाल पर फोकस है। अगर 15 मिनट के आसपास 10 से 15 मिनट कॉमन एक लड़के को इंटरव्यू में, एक अभ्यर्थी को इंटरव्यू में आयोग समय दे रही है, बोर्ड के मेंबर समय दे रहे हैं। चूँकि संख्या ज़्यादा है, एक दिन में अधिक से अधिक इंटरव्यू होती है, तो अधिकतर जो अभी तक रुझान रहा है आपके ग्रेजुएशन से जुड़े हुए सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपके एकेडमिक से जुड़े हुए प्रश्न और आपके बायोडाटा से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुछ कॉमन प्रश्न जिसका मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, वहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक जॉब या इस सब्जेक्ट को लिया, ऑप्शनल पेपर क्यों लिया, इस तरह से कॉमन सवाल जो सबसे पूछे जाते हैं, मैंने उसकी चर्चा पिछले वीडियो में किया। आप उस वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। पहला फोकस जो है, अभी 2 फोकस मान के चले, ऑप्शनल सब्जेक्ट और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं। करंट इशू से सवाल पूछे जा रहे हैं। करंट इशू के लिए सबसे बेस्ट तैयारी का जो आपके पास बेहतर माध्यम है वो है न्यूज़पेपर। आप प्रतिदिन 2 न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें छोटी छोटी न्यूज़ को, बड़े न्यूज़ प्लस छोटी छोटी न्यूज़ को भी पढ़ें और उसे अपने डायरी पर नोट कर लें और उससे सवाल जवाब तैयार कर लें कि भाई ये सवाल पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये सवाल पूछा जाएगा तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए। जो करंट इशू है, जो न्यूज़पेपर में डेली आ रहे हैं, उससे जुड़े हुए चीज़ों को आप देखें, प्लस उस जो भी करंट पेपर में न्यूज़ आ रहे हैं, जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, उससे जुड़े हुए थोड़ा ट्रेडिशनल भी देख लें। अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ पहलू है, संवैधानिक पहलू है, वो भी देख लें, आपको निश्चित रूप से यह लाभ देगा। और करंट इशू लगभग पेपर और डेली न्यूज़पेपर के इर्द गिर्द ही पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मोटी मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ें और अपने व्यू को बनाएं। आपने मुख्य परीक्षा सफल होकर यहाँ आप आए हैं, मेंस परीक्षा आपने पास की है, तो आपको व्यू बनाने में मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आपको होगी। मैं कुछ करंट इशू पर जैसे चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में। सेकेंड जो मेरा इशू है, जो हम लोग का भाग रहेगा, वो करंट इशू। करंट इशू में आप भारत इजराइल को देख कर जाए, इजराइल के प्रति क्या रुख रहा है भारत का, फिलिस्तीन के प्रति भारत ने क्या नीतियाँ अपनाई हैं। इस प्रकार कल सुबह हमारे विदेश मंत्रालय के तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया और फिलिस्तीन के प्रति भी उन्होंने रुख जाहिर कर दिया कि फिलिस्तीन के प्रति हमारा क्या रुख है। टू नेशन सोल्यूशन की जो हमारा ट्रेडिशन और निरंतरता है वो बनी रहेगी। स्पष्ट विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की 2 नेशन जो थ्योरी है, 2 नेशन की जो सोल्यूशन है इजराइल फिलिस्तीन समस्या की, उस पर भारत अडिग है, उसकी निरंतरता बनी रहेगी और दोनों नेशन की गरिमामय तरीके से 2 नेशन इजराइल पाकिस्तान का स्टेबल हो, कोई किसी के क्षेत्र पर अतिक्रमण न करे। कहीं न कहीं भारत की ये एक इंटरनल सूझबूझ है। फिलिस्तीन को भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी संप्रभुता की भारत सम्मान करता है। साथ ही भारत ने कहा कि हमास की आतंकवादी गतिविधियों का भारत विरोध करता है, क्योंकि भारत भी चूंकि आतंकवादी गतिविधियों से त्रस्त है, कहीं न कहीं आतंकवादी गतिविधियों को भारत ने भी झेला है। लेकिन भारत ने स्पष्ट कहा है कि शांति और व्यवस्था और बातचीत के जरिए समस्या का हल किया जाए। तो कहीं न कहीं भारत ने विगत जो 5 दिनों में जो रुझान आ रहा था, जिस प्रकार की न्यूज़ें चल रही थी, रुझान आ रहा था कि भारत इजराइल को खुले तौर पर साथ देगा और खुले तौर पर अमेरिकी खेमा इजराइल खेमा में भारत प्रवेश कर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे अरब दुनिया के देश इजराइल के साथ आ रहे हैं, जैसे जैसे रसिया चीन का जो रुझान बढ़ रहा है और कहीं न कहीं भारत तेल और अन्य मुद्दों के लेकर अरब दुनिया पर निर्भर है, कहीं न कहीं अरब देशों पर निर्भर है, तो कहीं न कहीं भारत ने फिलिस्तीन के प्रति स्पष्ट रुख जाहिर करके कि 2 नेशन सोल्यूशन और फिलिस्तीन के संप्रभुता का भारत कहीं न कहीं सम्मान करता है, ये कह के भारत ने उसी बैलेंस नीति को फिर से अपनाया,
जो गुटनिरपेक्षता की नीति के काल से हमारी चल रही है, गुटनिरपेक्षता की नीति, बैलेंस की नीति, और हम लोगों ने कहीं न कहीं किसी का किसी पर अतिक्रमण और किसी पर कब्जा के खिलाफ जो हम लोगों की नीतियाँ रहीं, भारत उस पर कायम है। निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति है, भारत सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप बैलेंस बता सकते हैं। इस बार इंटरव्यू में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गहराई, बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा उलझाया भी नहीं जा रहा है, लेकिन आप उतना तैयारी करके जाएं कि अगर कभी किसी प्रश्न पे थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाए, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, थोड़ा सा घेरने की कोशिश की जाए इंटरव्यू पैनल बोर्ड के मेंबर्स के द्वारा, तो आपको समस्याएं ना हो। आप जाने तो स्पष्ट जवाब दे, तर्क के साथ जवाब दे, फैक्ट के साथ जवाब दे, और भारत के हित में ही इंटरनेशनल रिलेशन का आपको जवाब देना है। जो भी विदेश नीति या वैश्विक जो पहलू हैं, भारत के हितों में ही जवाब देना है आपको, ये क्लियर। और भारत सरकार का क्या रुख है और भारत की क्या हित है, इसी पक्ष में आपको बात करनी है, क्लियर। दूसरा, मालदीव की एक समस्या है। मालदीव की समस्या को आप देख रहे हैं कि मालदीव में जब जैसे ही नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है और मालदीव ने एक भारत के प्रति स्टेटमेंट दिया है कि भारत की जो सेना मालदीव के क्षेत्रीय जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आने वाले में जो भारत की सेना नियुक्त है वहाँ पर है, उसने कहा कि सेना को हटा लेने के लिए। तो कहेंगे इस संदर्भ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मालदीव क्यों चर्चा में है, आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा कि हंगर इंडेक्स आई है, भारत भूखमरी का सूचकांक आया है, कहीं न कहीं भारत का 111वां स्थान है और पड़ोसी देशों से कहीं न कहीं भारत पीछे है, तो इससे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चंद्रयान थर्ड का जो अभियान है, वर्तमान में जो भेजे गए हैं वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या अभी वर्तमान स्थिति है, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं। अरुंधति राय क्यों चर्चा में है, अभी कश्मीर में आज से 13 वर्ष पूर्व किसी बयान को लेकर उन पर कुछ धाराएं लगाई गई, कुछ एक्ट लगाई गई हैं, उसको लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। न्यूज़ क्लिक से जुड़े हुए सवाल की मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिकेट जो अभी चल रहे हैं, किस मैदान में क्रिकेट हुआ, उस मैदान से जुड़े हुए जो पहलू हैं, तो क्रिकेट टीम से जुड़े हुए सवाल, कितने टीम भाग ले रहे हैं, इससे जुड़े हुए सवाल, या कि भारत ने कितने पद अभी तक विश्व कप जीता है, क्या रिकॉर्ड्स बने हैं, कौन कप्तानी कर रहा था, इससे जुड़े हुए सवाल। आज जैसे भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, किस स्टेडियम पे हुआ, उस स्टेडियम का नाम को लेकर क्या प्रॉब्लम, क्या एक बार चर्चा हुई थी, वो सारी चीज़ें सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी एशियाड गेम्स हुए हैं, उसमें कितने भारत ने स्वर्ण पदक जीते, कितने पदक भारत ने जीते, किस किस खेल में महिला और पुरुष दोनों ने जीता, जैसे क्रिकेट को हम देखते हैं, या इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। कबड्डी को देखते हैं, किन किन खेलों में स्वर्ण पदक भारत ने जीता है, 2-3 खिलाड़ियों का आप एग्जाम्पल देकर बताएं कि वो किस खेल से संबंधित है और स्वर्ण पदक जीते हों, ऐसे खिलाड़ियों का नाम बताएं और किस प्रतिस्पर्धा में जीती हैं। तो 2-3-4 उदाहरण आपको तैयार करके रखना है, 3-4, क्योंकि सारे के सारे नाम याद नहीं रहेंगे, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि अभी जो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है, साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है, इसे आप देख सकते हैं। तो और इकोनॉमी के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है, इसे आप देख सकते हैं। और शांति के क्षेत्र में मानवाधिकार को लेकर क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक इशू आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में पर बर्डन बहुत ज़्यादा है, केस बहुत सारे लंबित है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका न्यायिक प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। न्यायिक प्रक्रिया की देरी कहीं न कहीं न्याय के अधिकार को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। कोलिजियम पद्धति को लेकर न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट और सरकार जो कार्यपालिका हमारी है, जुडिशरी सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सिस्टम में जो टकराहट होती रही है चुनाव आयोग को लेकर, कोलिजियम पद्धति को लेकर, तो इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। कोलिजियम पद्धति पर आप स्पष्ट बोलिए कि न्यायिक स्वतंत्रता जो हमारा मूल ढांचा है, मुख्य ढांचा है, जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशरी का जो फ्रीडम है, उसको बनाए रखते हुए ही किसी प्रकार की न्यायिक नियुक्ति आयोग किसी प्रकार की लाई जानी चाहिए, क्योंकि न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कार्यपालिका जब भी निरंकुश होती है तो न्यायपालिका ही एक अंतिम आशा की किरण है, और आर्टिकल 13 भी कहती है कि अंतिम व्याख्याकर्ता संविधान का वो न्यायपालिका है। तो निश्चित रूप से न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखना एक मूल ढांचा है, वो जरूरी है। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, इससे जुड़े हुए आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। 5 राज्यों में कहाँ कहाँ चुनाव है, क्या क्या डेट है,
किस में कितना तारीख को चुनाव होने वाला है, ये भी एक डेट पूछा जा सकता है। या वहाँ से फ़ोन अभी वर्तमान में वहाँ मुख्यमंत्री है, इस चुनाव में एजेंडा क्या है, इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं कि चुनाव में आपका एजेंडा क्या है। ये भी एक सवाल पूछे जा सकते हैं कि चुनाव में एजेंडा क्या है। ये सारे सवाल आपके रहेंगे। और आप और भी करंट के कई जो पहलू दिन डेली पेपर में आ रहे हैं, उससे जुड़े हुए सवाल पर आप फोकस करें, उस पर ध्यान दें। और खासकर आप बिहार की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था, क्या समस्याएं हैं, बिहार सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के औद्योगिकीकरण के लिए क्या प्रयास कर रही है, बिहार ने कहाँ कहाँ सफलता पाई है, नीतीश सरकार ने की क्या उपलब्धियां रही हैं। निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, एग्रीकल्चर यानी सिंचाई में काम हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम हुआ है, उसके बाद पर्यटन सेक्टर में भी बिहार सरकार ने काम किया है। ये सारी चीज़ों को पहले बिजली के सेक्टर में काम हुआ है। तो आप किस प्रकार पॉजिटिव बिहार को किस प्रकार में इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप कर सकते हैं, बिहार में किस प्रकार उद्यमशीलता को हम बढ़ावा दे सकते हैं, ये सारे पहलू को आप ध्यान दें और ध्यान देकर जाएं। लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप घबराएं नहीं, अपनी आत्मविश्वास को बनाए रखें। कहीं किसी प्रकार की समस्या लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी प्रकार का बर्डन, आपको किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं। आराम से जाएं इंटरव्यू पैनल बोर्ड में, आराम से जाएं, आदेश लेकर एंट्री करें और आराम से बातचीत करके बाहर आएँ। अगर जाते के साथ 2-3 सवाल का उत्तर ना भी दे पाएँ तो सॉरी सर, मुझे ध्यान में नहीं है, मुझे अभी माफ़ कीजिएगा सर। इस तरह से बात करें, विनम्रता बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। धैर्य अंतिम समय तक आपको नहीं खोना है। पीटी मेंस आपने कम्पीट किया है और इंटरव्यू में अंतिम समय में आप धैर्य खोते हैं तो फिर से आप इंटरव्यू में आ जाएंगे। तो धैर्य नहीं खोना है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है और विनम्रता के साथ बात करनी है। विनम्रता, धैर्य, क्लियरिटी, स्पष्टता के साथ अपनी बातों को रखना। और अगर दिक्कत है सवाल के जवाब देने में तो सॉरी सर, मुझे ध्यान में नहीं है, आधा सवाल का आंसर जान रहे हैं तो मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बताया है कि अनुमति ले कि मुझे सर पूरी तरह बात ध्यान में नहीं है, आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ बातें रखनी चाहती हूँ या रखना चाहता हूँ। स्पष्ट रूप से जो भी जैसे हैं इस तरह की बातें आप अपनी बातों को रखें। तो डेली न्यूज़पेपर से जुड़े रहें। मैं कल कुछ और क्वेश्चंस को मैं आकर कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कशन करूंगा। करंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस पर ही मैं फोकस करूंगा। करंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस, सिचुएशन बेस से जुड़े हुए क्वेश्चंस, प्रशासनिक जॉब से जुड़े हुए प्रश्न से जुड़े हुए क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस, बाकी जनरल क्वेश्चन की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर दिया जो कॉमनली सबसे पूछे जाते हैं। जीएसटी क्या है, छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं। आप तैयार करें, बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। एनपीए क्या है ये भी पूछे जा सकते हैं। कॉमन सवाल पूछे जा रहे हैं, किसी प्रकार की नहीं। बायोडाटा को ध्यान से रखें और कॉन्फिडेंस के जाएं और धैर्य, विनम्रता और स्पष्टता, पेशेंस, हम्बल रहें और क्लियरिटी, ये 3 चीज़ आप बना के रखते हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं तो यह आपके पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएगा। बैठने का जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव होना चाहिए। उन लोगों को लगना चाहिए कि आप एकदम पॉजिटिवली बात कर रहे हैं। किसी भी बोर्ड पैनल के मेंबर में से किसी सदस्य की आप अवहेलना न करें। सबको लगना चाहिए कि आप उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं और उनको क्रॉस करने की कोशिश न करें। निश्चित रूप से यह आपकी सफलता, यह सारी चीज़ें आपको सफलता दिलाएगी और आप बीपीएससी 67 फाइनल कंप्लीट करके आप अधिकारी बन के बिहार और बिहार के लोगों की आप सेवा कर सकते हैं, करेंगे भी। मुझे उम्मीद है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। मैं राकेश आर सिंह पुनः आपके साथ कल जुड़ूंगा, नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आऊँगा। और मैं एक सूचना दे देता हूं आपको कि बीपीएससी 69 के लिए भी मैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वीडियो लाऊंगा। बीपीएससी 69 के जीएस मेंस में ऐसे के भी कुछ टॉपिक्स में मैं बात करूंगा और जीएस मेंस के वीवीआई 50 क्वेश्चंस, 6 सेक्शन है, 6 सेक्शन में से 6 सेक्शन है आप जान रहे हैं, उसमें 50 क्वेश्चन वीवीआई पर मैं डिस्कशन करूंगा। स्पेशली आईआर करंट इशू पर हमारा फोकस होगा और बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। आप लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, राकेश आर सिंह CSR क्लासेस, इसे सब्सक्राइब करें और आप इससे जुड़े रहें ताकि आपको वीडियो जल्द से जल्द मिले। और डीआई हमारे फैकल्टी जो हैं दीपांकर सर, उनसे आप जुड़ सकते हैं, वो भी यूट्यूब पर हैं और दीपांकर सर डीआई फैकल्टी है, मुझसे जुड़ते हैं, मुझसे भी उनके नंबर को लेकर आप
दीपांकर सर से DI पढ़ सकते हैं, वो बेस्ट टीचर हैं DI के, और निश्चित रूप से आपको उनसे जुड़िएगा तो DI में काफ़ी आपको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।